नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, समय ना गवाते हुए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हुए देखते हैं क्या है आज के प्रश्नों खजाने में। तो दोस्तों, सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि आपके री एग्जाम तक काफी चीजें देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर आप लोग की हिंदी की भी प्रैक्टिस क्लास जो है शुरू हो चुकी है। अगर आप में से जिन भी छात्र छात्राओं ने जो कल शाम को 6:30 बजे के करीब चली थी, जी हाँ दोस्तों, 6:30 बजे करीब चली थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिएगा। पूरे 60 प्रश्नों को मैंने उसमें सॉल्व कराया हुआ है। और रुके रहिए, अभी तो धीरे धीरे देखिए, अभी से बहुत सी चीजें आपके एग्जाम तक यहां मिलने वाली है, सब कुछ फ्री। मतलब जो आप लोग, मैं बार बार कहता हूं, जो आप लोग हजारों रुपया दे करके टेस्ट सीरीज लेते हो, तो किसी के नोट्स लेते हो, सारी चीजें यहीं मिलने वाली है, ठीक है। और सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा के भेजूंगा, ठीक है। सिर्फ कहता नहीं हूं, करता हूं। अभी तक की प्रैक्टिस क्लास देख के क्या लग रहा है, जो कह रहा वो कर रहा हूं कि नहीं? अगर आपको लग रहा है कर रहा हूं तो कर रहा हूं, अगर नहीं लग रहा तो जान लो नहीं करूंगा, क्योंकि इससे ज्यादा मैं अपना परसेंटेज दे भी नहीं सकता। इससे ज्यादा 20% और दूंगा, लेकिन वो अंतिम 1 महीने में, अभी नहीं दूंगा, जब आपका एग्जाम नजदीक होगा, ठीक है। अभी ऐसे ही चलने वाला है आपका, कम से कम मई तक ऐसा चलेगा, अभी बता दे रहा हूं। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप यूपीपीसीएस या आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं 2024 में, तो आप सभी का यहाँ पर बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत सही जगह पर है। और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है सामान्य अध्ययन प्रथम, जो आपके क्या अधिकारी बनने में, अधिकारी ना बनने में जो है आपका अंतर पैदा करता है, तो उसकी क्लास हम लोग चलाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप आए हो तो अधिकारी बनने का सपना है, मेरे साथ मेहनत करो, जितना कहूँ उतना करो, अधिकारी बन के निकलोगे। लेकिन उसके साथ साथ जितना कहा जाए उतना करना पड़ेगा, क्योंकि केवल ई प्रैक्टिस क्लास से ही नहीं होगा। ये तो एक शुरुआत होती है, इसके साथ भी कई चीजें हैं जो मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि 6 उन चीजों के बारे में बताया हुआ है जो आपको अपने तैयारी के दौरान करने की जरूरत है। इसी में जो है दोस्तों, वीडियो खत्म होगी तो मिल जाएगा, वरना आप लोग देख चुके हो तो उसको फॉलो करते रहो, ठीक है। चलो, आज का पहला प्रश्न क्या है, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र, देखिए भैया, पारिस्थितिकी तंत्र होगा कि संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, यहाँ पहला प्रश्न है, थोड़ा सा मोटा कर दिया, बहुत पतला हो गया। चलो, हाँ, चले, यहाँ पर 4 कथन दिए मेरे दोस्तों। पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन। चारों कथन आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। देखिए, आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चारों कथन अपने आप में कुछ एक बात कर रहा है, जो वास्तव में एक इकोसिस्टम के बारे में बात कर रहा है। बताइए क्या चीजें आपको समझ में आ रही? तो अगर मैं आपसे कहूं इसका सही जवाब क्या है, इन चारों में से इसका सही जवाब क्या है, बताओ सही जवाब क्या होगा इन चारों में से? जी भैया, सही जवाब पूछना है। तो कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टॉन्सले जी ने किया था। तो भैया ये कथन सत्य है, ठीक है, तो ये सत्य हो गया। चलो, अगला क्या है? जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। जी भैया, बिल्कुल बात सही है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषित कहते हैं, ठीक है, ओके। अगले, प्रोड्यूसर, ठीक है। अगला कह रहा है क्या? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपभोग करते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जो उपभोक्ता होते हैं, यानी जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने भोजन का उपभोग करते हैं। नहीं भैया, प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वपोषित, यानी कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो करते हैं, यानी कि तीसरा आपका गलत है, ठीक है। चौथा कह रहा है वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। अरे यार, उल्टा लिख रहा है, कार्बनिक को अकार्बनिक में करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या? 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है, जैसे आपके जितने भी पेड़ होते हैं, घास होते हैं, लाइकन होते हैं, अलगाई होते हैं, जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके प्रोड्यूसर यानी क्या, स्वपोषित की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे तुम चले जाओगे, जो उन पर निर्भर होते हैं, ठीक है, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो क्या आपके कंज्यूमर हो जाते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं यहाँ पर? उपभोक्ता कहते हैं। उसके बाद तीसरा क्या आता है? डिकम्पोजर, वियोजक, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो अकार्बनिक को अकार्बनिक में बदलते हैं। और ये क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या किया जाता है? जो अकार्बनिक को कार्बनिक में, वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। ये चीजें समझो, यही छोटी छोटी अंतर है जो आपको क्या ऊपर और नीचे कर देगा, ठीक है। तो इसलिए तैयारी कर रहे हो, इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान दो, ठीक है। 3 चीजें होती हैं, ये आपको मैंने यहां पर इकोसिस्टम में बता दिया, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र देखा जाए तो 2 प्रकार का होता है, एक स्थलीय होता है और एक कौन सा होता है दोस्तों? जलीय होता है। कितना? स्थलीय और जलीय होता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलो, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला कि ए.जी. टॉन्सले का नाम जान लेना, क्योंकि काफी बार पूछकर आप लोग को हालत खराब कर चुका है, ठीक है।
चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने उत्तरी सीमा के 1800, एक मिनट क्या है, उत्तरी सीमा के 1800, हाँ, उत्तरी सीमा का माफ करें, उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे CO2, ठीक है, CO2 लिखा है, को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आयातित, मतलब ये विदेशों का भी CO2 मंगाएगा, अपने यहां तो छोड़ो, ये विदेशों से भी मंगाएगा और उसे क्या करेगा, दफनाएगा, ठीक है, दफनाएगा, और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है। अभी देखो सही बताऊं तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ प्रोसेस, बट इसने पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है। इसने इतना तक कर दिया कि इसने टेंडर तक दे दिया है, मतलब कौन सी कंपनी करेगी, किस प्रकार से की, सारी चीजें बन गई हैं। अब उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, जो पूरा एक चैनल सिस्टम की जरूरत होती है, अब उस पर काम होगा। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताते हैं यहां पर आपको, आइए जानते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर जो है डेनमार्क की कंपनी है। डेनमार्क आप लोग देश अगर देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो तो जान के चलो। देखो इसने अपना एक लक्ष्य रखा है, देखो डेनमार्क ने भी अपना एक लक्ष्य रखा है कि 70% तक जो उसके यहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन है उसको क्या 2030 तक कम कर देगी, ठीक है, 2030 तक। और उसने कहा है कार्बन न्यूट्रलिटी, यानी क्या मतलब जो नया कार्बन जो अधिक उत्सर्जन होता है वो न्यूट्रल कर देगी, कब तक, 2050 तक वो क्या कार्बन न्यूट्रलिटी कर देगी। ये इसने अपना स्वयं का लक्ष्य रखा है। किसके बारे में बात हो रही है, डेनमार्क की, क्योंकि डेनमार्क न्यूज में है तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ओके, आगे देखो क्या है, इसने जो है ये प्रोजेक्ट जो किया है, इसके लिए इसने 2026 से, जी हां दोस्तों 2026 से ये इसको शुरू करेगा, जिसमें पता है ये हर साल 430 के, कितना, 430 के टन CO2, जी भैया CO2 ये क्या करेगा, समुद्र में दफन करेगा। देखिए आप लोग एक चीज समझिए, आपके पृथ्वी पर जितना CO2 है उससे ज्यादा हिस्सा CO2 आपके समुद्र में है, और ये बहुत अच्छी जगह है आपके CO2 को क्या करने के लिए, दफन करने के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो वायुमंडल में CO2 हो जब समुद्र में जाएगा तो ऐसा नहीं है कुछ ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कि वो CO2 वहां समुद्रीय जल के लिए दफनाने पर उसके लिए क्या कुछ एक अच्छी चीज देगा। अब आप लोग इसे यूज करते हो, क्रूड ऑयल यूज करते हो, क्या है, एक CO कार्बनिक पदार्थ ही तो है। तो वो जब उसके नीचे जाएगा तो वो जब विभिन्न प्रोसेस से गुजरेगा तो कुछ क्या हमारे लिए उपयोगी चीज ही तो बनाएगा। तो एक अच्छा प्रोसेस है। यही कहते हैं जब आप विज्ञान में आगे जाते हैं तो विज्ञान से आप पूरी एक संरचना को समझते हैं, और जब आप संरचना को समझ जाते हैं तो आप उसका क्या सही हल ढूंढ लेते हैं। तो विज्ञान इसीलिए जरूरी है, पढ़ना लिखना इसलिए जरूरी है। और पढ़ो लिखोगे तो तार्किक बनोगे, और तार्किक बनोगे तो इंसान बनोगे, वरना जानवर तो बहुत ही बड़े पड़े। अगला प्रश्न है 883 कि 23वें संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किस देश को आमंत्रित किया गया। तो चलिए दोस्तों, 23वां संघाई सम्मेलन से इस बार के पेपर में आया था क्वेश्चन, सोचो इस बार के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। इसलिए देखो यहां पर अगर आप क्लास कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक चीज जान के चलो कि हर वो चीज जहां से प्रश्न बन सकते हैं, या क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा प्रेफर करता हूं, ये मेरी अपनी खुद की एक जो है मेरी मोहब्बत है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मैं कहता हूं मुझे ना किसी जानने की जरूरत है ना समझने की जरूरत है, मैं इससे जान लूं समझ लूंगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा कि क्या कहना चाहता है पेपर, बस यही बता देता। देखो इसका सही जवाब है किस देश को आमंत्रित किया गया। देखिए यहां पर दो चीज हुई, यहां पर देखिए अगर आमंत्रित करने की बात करोगे तो तुर्कमेनिस्तान को यहां पर आमंत्रित किया गया था, ठीक है, एक पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर है, इसमें एक नए देश को जो है ज्वाइन कराया गया, और ईरान देश को यहां पर ज्वाइन कराने के साथ वो 9वां देश हो गया। कौन सा, जी भैया ये 9वां देश हो गया है ईरान, जिसने इसे क्या हाल ही में ज्वाइन किया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो भैया ये भारत ने की थी, और ये मीटिंग जो है वर्चुअली हुई थी। किस प्रकार से हुई थी भैया, वर्चुअली हुई थी। ये सारी चीजें जरूरी है, क्योंकि जब तक 24वां शिखर सम्मेलन नहीं हो जाता तब तक आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। थीम अगर आपको जानना है तो क्या था, सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर, ठीक है, सुरक्षित संघाई संगठन सहयोग की ओर। ये मैं लिखूंगा नहीं इतना लंबा, ये आपको बता दिया। लिखना है, नहीं जानते हो तो एक बार पॉज करके थोड़ा सा बैक करके 2 बार बोला हूं सुन लो, ठीक है, क्लियर। और यहीं पर इन्होंने मोदी जी ने एक वर्ड 2018 में दिया था, क्योंकि जब मैंने जो थीम बताया सिक्योर वर्ड, इसी को फुल फॉर्म में करके भी इन्होंने बताया था। एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर आपका क्या था,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर यहाँ पर क्या था भैया कनेक्टिविटी, यू फॉर क्या था यू फॉर था यूनिटी, आर फॉर क्या था आर फॉर था क्या रीजनल, क्या कहते हैं आपका, क्या कहते हैं संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, मतलब उसका हिंदी मुझे पता, आई फॉर तो आपको पता ही होगा क्या था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये सिक्योर यहाँ पर चीजें थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चलिए बताइए। दुबई ओपन टेनिस चेस, देखिए वो टेनिस ने चेस टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा चीज देखता हूं, इस प्रश्न से आपको क्या पता लग रहा है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था भैया, दुबई में हुआ था। पहला तो ये आपको यहाँ से पता लग गया, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या होता है, इस जो खिताब जीतता है उसे कितना, उसे भैया $25,000 का इनाम मिलता है, सॉरी माफ करेगा उल्टा मैंने बताया, $52,000 का इनाम मिलता है, ठीक है। $52,000 का इनाम मिलता है। दरअसल डॉलर आपके 3-4 जगहों की जो है राशि है, इसलिए जब इसको वैसे पढ़ोगे तो यूएस डॉलर कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो विश्व में एक दूसरे के प्रदान के लिए यूएस डॉलर से ही हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये चीज जाने रहना। अब देखो यहाँ पर सही जवाब क्या, अरविंद चिदम्बरम जी, भैया अरविंद चिदम्बरम जी ने इसे जीता है और उन्होंने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता, सेकेंड टाइम लगातार, ठीक है। इन्होंने लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है जो चेस टूर्नामेंट हुआ था। इसमें दरअसल आपको फॉर्म भरना पड़ता है, कई लोग आते हैं भाग लेते हैं, उसी प्रकार से होता है। तो ओपन चेस से लेके, क्योंकि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप आइए और इसमें भाग लीजिए, जीत कर दिखाइए, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें सेलेक्टेड लोग ही ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ वाराणसी रूट पर नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया। यह उड़ान सेवा किस एयरलाइन द्वारा संचालित की गई है। चलिए दोस्तों जवाब दिए, किस के द्वारा संचालित की गई है, आपको इसका जवाब देना है। चलिए बताइए। देखिए यहाँ पर, अच्छा मेरी क्लास को पढ़ करके अगर आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया करो। और अभी तो ये ट्रेलर देख रहे हो, अभी तो देखो जब सब्जेक्ट वाइज चलाऊंगा ना, अभी इसलिए बहुत तेजी से नहीं चला रहा हूँ, क्योंकि अभी अगर बहुत तेजी से पढ़ा दूंगा तो बाद में आप लोग की हालत खराब ना हो, ठीक है। इसलिए अभी मैं धीरे 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 पेस पकड़ा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कर ही रहा हूँ। शाम को 6 बजे जो पहले एक भी क्लास नहीं होती थी, अब हफ्ते में 2-3 क्लास चल रही है ना, वो धीरे धीरे 4-5 भी होगी, ठीक है, 6 भी होगी। 6 से ज्यादा तो नहीं होगी, चाहे जो हो जाए। तो यहाँ पर बताइए शाम को 6 बजे, 6 से ज्यादा तो नहीं होगी। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब इंडिगो जवाब दिया वो सही कर ले, ठीक है। देखिए भैया इंडिगो के बारे में एक चीज आपको जाननी चाहिए कि आपके भारत में जो पैसेंजर एयरलाइन के बारे में बात की जाए तो सबसे बड़ी एयरलाइन आज के डेट में इंडिगो है भारत में, जो आपके कुल पैसेंजर एयरलाइन का अकेले 60% जो है क्या भाग रखती है। यानी कि आपके इंडिया में जो भी एयरलाइन काम कर रही है, जो भी पैसेंजर आ जा रहे हैं, उसमें से अकेले 60% केवल इंडिगो से क्या ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया में नंबर 1 पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ए से भी एक प्रश्न बन सकता है ना जानकारी कमाल की। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला है, बताओ। कहा ना कि मैं केवल यहाँ पर वो नहीं करने आता हूं, मैंने हर क्लास में बताया मैं वो नहीं करने आता हूं। क्या कहता हूं कि एक प्रश्न बता दिया, आगे बढ़ो, नहीं आए हो ये देखे तो अब इससे जानो कि इससे क्या क्या प्रश्न बन सकता है, क्योंकि अगर हमारे सामने उसका जवाब आया तो उसके बारे में क्या प्रश्न बन सकता है वो मैं आपको दिमाग लगाकर बताता हूं। आखिर टीचर हूं ना, इतना तो पता ही होना चाहिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, सहारनपुर। देखिए यहां पर संतरे की बात हुई है तो संतरा इस साल थोड़ा सा न्यूज में था। न्यूज में इसलिए था क्योंकि जो है हो सकता है प्रश्न बन जाए, मैं नहीं कह रहा हूं बनेगा, दोनों में अंतर होता है। क्योंकि इस बार ये हुआ कि संतरे की पैदावार ज्यादा हो गई थी, तो संतरे की पैदावार ज्यादा होने से किसानों को सही दाम नहीं मिला, थोड़ा सा न्यूज में था। तो आइए इसके लिए संतरे को थोड़ा सा अच्छा समझते हैं। देखो हमारे यहां पर इंडिया में टॉप 3 संतरा प्रोड्यूसर कौन कौन से है, तो देखिए एमपी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर हरियाणा है, ठीक है, ये जान लेना। और तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है। आपकी कुल प्रोडक्शन का 30% अकेले आपका मध्य प्रदेश से आता है, यानी कि करीब 1/3 के आसपास से थोड़ा सा कम या लगभग 1/3 के आसपास आपका कहां यहीं से आता है। आपको पता है कि नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं। और नागपुर क्या है, आपके इंडिया में जनसंख्या के हिसाब से 13वां
15वां सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपके यहाँ पर कुछ जैसे संतरे की वैरायटी है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे नागपुर का है तो उसे नागपुर संतरा कहते हैं। क्या भैया? नागपुर संतरा। एक फिर आपका कुर्ग संतरा के नाम से फेमस है। कौन सा? कुर्ग संतरा के नाम से फेमस है। एक आपका देसी के नाम से फेमस है। ठीक है, ये आपको कुछ मैंने महत्वपूर्ण नाम बता दिए हैं जो अगर आ जाए तो क्या है, तो ये भैया ये संतरे की वैरायटी है। ठीक है, क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि मैंने जितना बता दिया ये बहुत है आपके संतरे के लिए। ऐसा तो आपसे नहीं पूछेगा कौन प्रमुख प्रोड्यूसर है, यूपी का कौन सा है, कानपुर सिटी कौन सा है, कुछ इसके किस्म क्या है, बस हो गया। इससे ज्यादा आपके प्रश्न नहीं बनेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें। अगला प्रश्न है, चलो यार यहां पर तो पहला, हाँ चलो पहला कथन मुझे लिखना पड़ेगा। अरे यार क्या ही है ये। कह रहा है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान, ठीक है, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। कह रहा है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। ये कथन कह रहा है कि जो यहां पर क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसने भारी उद्योगों पर बल दिया था, पहला कथन ही है। दूसरा कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन यानी कि आयात को थोड़ा सा कम करने के लिए प्रारंभ किया था। अच्छा, सबसे पहले चीज है कि यहाँ पर आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। बहुत लोग टाइम पीरियड में गलती कर देते हैं, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाती है। देखो पहला पंचवर्षीय योजना आपका कब आया था? पहला आपका आया था 1951 से लेकर के 1956 के बीच। आप लोग इसका जवाब सोचिए, ये मैं आपको एडेड जानकारी दे रहा हूँ, कुछ लोग को पता है तो कोई बात नहीं। सेकंड आपका कब आया था? 1956 से 1961 के बीच। ठीक है, ओके। थर्ड कब आया था? तो थर्ड भैया 1961 से लेकर के 1966 के बीच। तो ये आपका जो है टाइम पीरियड हो गया। अब इसी के बाद पता है क्या हुआ था? इसी के बाद आपका जो है क्या कहते हैं, हॉलीडे प्लान आया था। ठीक है, 2 साल या 3 साल का, फिर उसके बाद गैप आया था, तब उसके बाद फिर से शुरू हुआ था। ओके, और देखो यहाँ पर चलो पहले इसका जवाब देते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, आपको पता है जो द्वितीय प्लान है उसे किस नाम से जानते हैं? पीसी महालनोबिस, जिसे क्या कहते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, सेकंड वाले क्या पीसी या क्या प्रशांत चंद्र महालनोबिस के नाम से जानते इस मॉडल को। और तीसरे में भैया देखो 2 लोग थे, तीसरे में 2 लोगों का नाम आता है, आपको भी पता होना चाहिए, सुखमोय चक्रवर्ती और प्रोफेसर जॉन सैंडी। ठीक है, चक्रवर्ती और सैंडी जान लीजिए, ऐसे भी आपको पता हो जाएगा क्या है, चक्रवर्ती एंड सैंडी। ठीक है, ये 2 लोग इन दोनों से संबंधित थे, इस मॉडल को इस नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मिलकर विश्व बैंक का गठन करते हैं? चलिए भैया बताइए यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। आपको मैं बता दूं, विश्व बैंक अगर इंस्टीट्यूशन देखेंगे तो टोटल 5 संस्थाओं से मिलकर के बनता है। कौन से भैया? 5 संस्थाओं से मिल करके बनता है। आप बताइए, 4 का नाम दिया है, इन चारों में क्या सारे 4 सही हैं या इनमें से 4 में से कुछ नहीं है जो इसके अंतर्गत आते हैं? ये बताना है आपको, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, चलो मैं थोड़ा सा और आसान कर दूं, IBRD, इससे इस नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय फाइनेंस कॉरपोरेशन। चलो IFC, इसका क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधि, IFC। नहीं, मुद्रा निधि कह रहा है ना, ना ना सी नहीं होगा, ये नहीं। निधि तो मतलब फंड हो जाएगा, तो IFF, इंटरनेशनल करेंसी फंड, ICF। चलो करेंसी हो जाता है मुद्रा का, फंड, ठीक है, निधि। तो बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलो इसलिए मैंने आपके लिए आसान बनाने के लिए किया। तो देखो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या ए जवाब दिया है, यानी क्या 1 2 3 है, चौथा नहीं होता भैया। ठीक है, चौथा नहीं होता है। दरअसल यहाँ पर IBRD जो आप देख रहे हैं, IFC जो देख रहे हैं, IDA जो देख रहे हैं, ये तो होते ही हैं। साथ ही साथ 2 और होते हैं। एक आपका क्या होता है? मीगा। जी भैया मीगा। और एक आपका क्या होता है?
सोचो, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा। ICSID क्या होता है? ICSID। अब आप कहोगे सर इसका फुल फॉर्म बता दो, तो माय डियर, इतना होम काम थोड़ा सा तुम भी कर लेना। इतनी चीजें बताता हूँ, इतनी भी क्लास लंबी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लेना। 3 का पता है, 2 का थोड़ा सा मेहनत कर लेना, पता लग जाए, ठीक है? क्योंकि अगर शुरू से बताता तो बता देता, अब 2 के लिए मैं एक तो इतना लंबा नाम लिखो फिर इरेज करो, इसलिए छोड़ो। सितंबर 2023 में संघाई के सदस्य देशों के कानून और न्याय मंत्रियों के, देखिए अलग अलग टॉपिक पर बैठक होती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो यहां कानून और न्याय मंत्री, लॉ एंड जस्टिस की बात हो रही, ठीक है? कि 14वीं बैठक थी, ध्यान दीजिएगा, इसकी कौन सी 14वीं बैठक थी। पूछ रहा है कि भैया ये कहां किया गया, इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। चले यहां पर इसका जवाब दीजिए। बेसिकली किसकी अध्यक्षता में हुई थी बताइए? अमेरिका, चीन, भारत, श्रीलंका। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, भारत की। अभी मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसके बारे में फिर क्या ही बताया। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसका जवाब दीजिए, इसको सोचिए और जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। हेलो, बीच में आवाज शायद बंद हो गई थी क्या? चलो, तो देखो यहां पे इसका सही जवाब क्या होगा। 2022 से 2032 तक, कब? 2022 से लेकर के 2032 तक के लिए जो है इसे किया गया है। देखो यहां पर इस प्रश्न को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। दरअसल जो सरकार ने ये प्लान बनाया है कि 2022 से लेकर 2032 के बीच में ये करीब 33.6, कितने, 33.6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने लक्ष्य रखा है, ठीक है? 33.6, जीरो बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ बात एक ही है, ठीक है? इसकी इन्होंने रखा है। दरअसल इसमें यह करना चाह रहे हैं कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जैसे आप जब नॉन फॉसिल फ्यूल्स का मतलब आप लोग समझते हैं ना, उससे जो इन लोगों का क्या होता है, जो बिजली उत्पादन हो रही है, पता है अभी कोयले से होती है, डीजल से होती है, तो ये फॉसिल फ्यूल्स है, इनका बिना उपयोग किए बिजली उत्पादन करने से, सोलर सेल हो गए, विंड हो गए, इन सबसे करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए, इसके लिए पूरी प्रोग्राम यहां पर की जा रही है, ठीक है? तो ये लक्ष्य रखे हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल से जो बिजली उत्पादन की जाए वो 2026 तक करीब आपके 57% के आसपास हो जाए, 57.6% का 2026 के आसपास, और करीब 68.4% आपके कब तक, 2031 तक हो जाए। ये इनका लक्ष्य है, ठीक है दोस्तों, ये इनका लक्ष्य है। और आपको पता है कि 2030 तक भारत ने जो है 500 गीगावाट जो है बिजली उत्पादन का लक्ष्य, किससे, नॉन फॉसिल फ्यूल से करने का इन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है, ये भी आपको अच्छे से पता होगा। अब वर्तमान में हमारी बिजली उत्पादन में, कुल बिजली उत्पादन में 42.5%, जी भैया, वर्तमान में ये नॉन फॉसिल फ्यूल्स से आते हैं, मतलब जिनमें कोयले और उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो वर्तमान में 42.5 को ये 2031 तक बढ़ाकर कितना, 68.4% करना चाहते हैं। कहने को 16% है, लेकिन समय कितना ले रहे हैं, 7 साल, क्योंकि भैया जो बना हो इसे भी तो कूड़े में नहीं फेंक सकते, इसका भी तो उपयोग करना ही है। मतलब जो वो एड ऑन होगा ना, वो एड ऑन क्या करेगा, हमारे भविष्य की जरूरतों को पूरा करेगा। जो वर्तमान में चल रहा है ये भी चलता रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं उसे बंद करेंगे।
चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए क्या होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की गई है, बताइए। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या पंजाब दिया वो सही कर ले। देखिए भैया पंजाब ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर की स्थापना की है, सही। ऐसा नहीं है कि पहले, देखो 2018 में आपके देश के उस समय के गृह मंत्री जब राजनाथ सिंह जी थे तब उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद इसे जो है कर्नाटका में, और सबसे पहले देखा जाए इंडिया में कहीं शुरू हुआ था तो केरला में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये बहुत अच्छी योजना है, इसमें जो बच्चे होते हैं उनको जो है इस पुलिस की तरह उनको प्रशिक्षित किया जाता है। हर जिले के कुछ स्कूलों में उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, जिस प्रकार से वो एक क्या करते पुलिस के तौर पे काम करते हैं, लेकिन उन्हें पूरी सुविधा उस प्रकार से नहीं मिलती है। केरला में ये 2010 में ही शुरू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये आया कब, राजनाथ सिंह ने 2018 में किया, कर्नाटक में 2022 में हुआ, और फाइनली 2023 में आपके पंजाब में शुरू हुआ, ठीक है, समझ गए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मतलब पूछ ले कि क्या कैसे, तो आपको पता चाहिए। रूस का कोजमा मिनिन निझिनी यही विश्वविद्यालय यार, पढ़ लो, ठीक है, किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी प्रश्न करते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, देखो भैया ये जो है आपके चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय यहां पर इन्होंने इसका किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, इसके बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। ये रूस का ये विद्यालय है, यूपी का है ये, मेरठ का ये, बस यही हुआ, इसके बारे में और कुछ जानने वाली चीज नहीं है। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय ट्रांस पैकेट सेवा के लिए समझौता करने वाला 39वां देश बना। चलो बताओ ये बेसिकली क्या है ना, इंडिया पोस्ट क्या कर रहा है आने वाले समय में, मतलब अभी क्या कर रहा है, जैसे आप लोग, जैसे हम लोग इंडिया में रह करके एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, वैसे इंडिया पोस्ट के जरिए इंडिया पोस्ट क्या करता है, इससे इंडिया अपने अन्य देशों में रहने वाले को माल मतलब कुछ सप्लाई करना हो तो उसके लिए भी ये विभिन्न देशों से एक अंतरराष्ट्रीय ट्रैक पैक्ट सेवा जो है ये साइन कर लेता है कि वहां पर आने जाने में दिक्कत ना हो। तो इसी प्रकार से इसी क्रम इसने भी कनाडा से हाल ही में ये पैक्ट साइन किया, जिससे अब यहां से अगर कनाडा तुम्हें सामान भेजना होगा तो इंडिया पोस्ट भेजेगा, बहुत ही हिफाजत से आपके क्या मोहब्बत से आपकी सारी प्यार को उसमें समेटे हुए, कोई नुकसान नहीं आने देगा। अगला प्रश्न यहां पर, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता इनको CR राव, किसकी बात हो रही है भैया, CR राव जी का निधन हो गया। ये मैथमेटिशियन थे, इसके बारे में पता होना चाहिए। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, बताइए इन्हें किस वर्ष जो है पद्म विभूषण मिला था, बताइए, क्योंकि ये न्यूज में था तो इनकी निधन अभी हाल ही में, बताइए। आपको एक चीज बताओ, पद्म विभूषण आपका सेकंड हाईएस्ट, जी भैया सेकंड हाईएस्ट आपका क्या अवार्ड है, ये चीज जाने रहिएगा। तो इन्हें भैया ये कब मिला था, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है 2001, जितनों ने क्या 2001 जवाब दिया है वो सही कर ले। और आपको पता है इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी, कब 1954 से पद्म विभूषण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सूची उद्गम क्षेत्र दिया है, नदी दिया है, तो चलिए बताए इसका सही जवाब क्या होगा। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वेरीनाग, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर, बताए इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। चलो इसके बारे में मैंने बताया हुआ, ये भी बताया, ये भी छोटा नागपुर प्लेटू जानते हो, कावेरी, झेलम, कृष्णा, सुवर्ण रेखा। देखो ज्यादातर क्या होता है ना, सुवर्ण रेखा का बहुत बड़ा हिस्सा आपको झारखंड में देखने को मिलता है। वैसे ये पश्चिम बंगाल और जो है क्या नाम है आपके देखोगे तो ओडिशा से भी बहती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा करीब 60% जो है झारखंड में देखने को मिलता है। और रांची और जमशेदपुर जैसा बड़ा शहर जो है वो आपके इसी नदी के किनारे जो है बसा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये नदी को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैंने इसका जिक्र कर दिया, बाकी 3 के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही हो, ठीक है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको जिक्र कर दिया। तो जितने लोगों ने इसका सही मिलान क्या भैया 1 2 3 4 ये सामने सामने बिल्कुल सही थे, ठीक है। क्योंकि जो सुवर्ण रेखा मैं आपको झारखंड बता रहा हूं तो झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू आता है, आपको यही से समझ जाना था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड जो किसी भी प्रकार के विकिरण के बाहर नहीं आने देता, इस गुण का कारण क्या है। मतलब क्या होता है कि ब्लैक होल से कोई भी विकिरण बाहर नहीं आती, मतलब जो है वो अंदर समाहित हो जाता है, इसीलिए पूरा ब्लैक दिखता है, इसीलिए बहुत सा होल है, उसे ब्लैक होल का नाम ही दे दिया गया। अब बताओ इसका गुण का कारण है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो भैया देखो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, इसका बहुत उच्च घनत्व। जी भैया इसका घनत्व बहुत ज्यादा है, यही इसके जो है प्रॉब्लम का कारण बनता है, ठीक है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये नाम सुनकर कितने लोग जो है यहाँ पर समझ रहे हो ये नाम इस प्रकार से दिया हुआ है कि आप लोग जो है यहाँ क्या हो जा रहे हो, थोड़ा सा जो है डिस्टर्ब हो जा रहे हो। तो देखो, जितने लोगों ने यहाँ पर दूर दृष्टि निकट की बात की है, तो दूर का जो होना चाहिए तो क्या होता है, नतोदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जितने लोगों ने नतोदर जवाब दिया है वो सही कर ले। इसका अंग्रेजी में क्या होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, कॉनकेव होता है। इसका आपका कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, अलग अलग नाम होता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात, जी भैया, यानी क्या, स्टेनलेस स्टील, मतलब निष्कलंक इस्पात, इस स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है, मतलब उसका जो मैग्नेट जो क्वालिटी होती है खत्म हो जाती है। ऐसा कौन सा मिश्र धातु मिलाया जाता है। देखो, इसमें तो नहीं दिया है, मैं आपको बताता हूं उस प्रोडक्ट में क्वालिटी क्या होनी चाहिए। जो भी मिश्र धातु होनी चाहिए उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, उसे क्या कहते हैं, ऑस्टेनटाइट। क्या कहते हैं भैया, ऑस्टेनटाइट। ये क्या करता है ना, ऑस्टेनटाइट जिस भी मटेरियल में पाया जाता है वो आयरन में मिलने के बाद क्या करता है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या खत्म कर देता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहाँ पे इसका सही जवाब निकल है, ये निकल एक ऑस्टेनटाइट स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है। जो क्या करता है, जो उसमें की स्टेनलेस में जो आपको पता है आयरन से बनता है स्टेनलेस स्टील, कुछ अन्य पदार्थों को मिला करके, सॉरी धातुओं को मिला करके, तो वो क्या करता है, आयरन से बना, तो आयरन में तो मैग्नेटिक गुण होते ही हैं, कितना भी इसमें मिक्स करो कुछ ना कुछ रह जाता है। उसको और कम करने के लिए फिर क्या, ऑस्टेनाइज, यहाँ ऑस्टेनटाइट जो है यहाँ पर मिक्स करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलो बहुत ही आसान सा जवाब है, यहाँ पर बताइए, बताओ, रटा होगा यार, मैग्नीशियम मैग्नीशियम में से कंफ्यूजन हो रही है तो चलो बता देता हूं, मैग्नीशियम होगा। इसके साथ साथ अगर कहीं नाइट्रोजन आ जाए तो वो भी होता है। ठीक है, ये आप जाने रहना। ओके, चलो आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। बताए इसका सही जवाब क्या होगा। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को क्या सुझाव दिया था कि वह, देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात कहूंगा फिर इसके बाद क्लास खत्म करूंगा, क्योंकि आपकी क्लास की जो समय होनी चाहिए उस समय में आपकी क्लास फाइनली खत्म हुई। ये भैया मैंने कहा है ना कि 30 से 40 मिनट के बीच में डेली क्लास होगी और इतने प्रश्न होंगे और इतनी ही जानकारी मिलेगी, क्योंकि रोज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और ध्यान लगा कर पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा लंबा क्लास करूंगा आप लोग बोर हो जाओगे। देखो हुआ क्या था, इस चीज को समझना, फिर जवाब भी आ जाएगा। भारत का विभाजन होने वाला था, आपको पता है कि मुस्लिम लीग एक थी, उसने कहा हम पाकिस्तान के बिना कुछ नहीं मानेंगे। कांग्रेस में बहुत लोग ट्राई कर रहे थे कि ठीक है विभाजन ना हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे विभाजन हो जाए। ये दोनों चीजें थी। लेकिन गांधी जी से जब मिले, तो गांधी जी से मिलने के बाद माउंटबेटन जो आपके प्रथम क्या गवर्नर जनरल बने थे, उनसे गांधी जी ने एक ही चीज कहा कि आप एक काम करिए, जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये गांधी जी का था। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हम, क्योंकि देखो उनको ये चीज पता लग गया था कि जिन्ना को मेन मकसद पाकिस्तान से ज्यादा जो है खुद को ऊंचा स्थापित करने का था। वो केवल उसने, देखो उसने पाकिस्तान बना करके कोई उस देश की बहुत भलाई नहीं कर दी थी। उसने पाकिस्तान तो बना दिया, लेकिन उससे आज पाकिस्तान कहां है। उसको पाकिस्तान का बनाने के रीजन केवल सेल्फ का था कि वो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए, उसको खुद की लालसा थी। तो गांधी जी इसको समझते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप क्या करो, माउंटबेटन ने कहा कि आप जिन्ना को पीएम बना दो, और देखो अगर वो सही तरीके से चलाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं चलाते हैं तो उसके बाद जो हमारी कांग्रेस थी उस समय की, वो कांग्रेस फिर चलाएगी। लेकिन क्या हुआ, तो देखो इससे जवाब हो गया कि इसका सही जवाब बी होगा। लेकिन उसके आगे सुन लो, उसके आगे हुआ क्या, लेकिन जो कांग्रेस वाले थे वो नहीं तैयार हुए, कहे कुछ भी हो जाए जिन्ना को तो पीएम नहीं बनने देंगे। अब जिन्ना को पीएम बनाना क्यों चाहते थे गांधी जी, ये जान लो। दरअसल वो आपके इंडिया डिवाइडेशन को लेकर के बहुत ही खिलाफ थे। वो मैंने अभी आपको बताया ना कि किस प्रकार से जिनको जो हिंदू विरोधी आजकल कुछ लोग कहते हैं, किस प्रकार से उन्होंने हिंदू को इकट्ठा करने का काम किया, उसी प्रकार से भारत के टुकड़े ना उन्होंने इसका भी प्रयास किया। सोचो जिन्ना को उन्होंने पीएम बनाने तक का प्रपोजल दे दिया था। क्यों, क्योंकि वो चाहते थे हमारा इंडिया अनडिवाइडेड इंडिया के रूप में रहे। जो आप बांग्लादेश पाकिस्तान देख रहे हो, जो इंडिया का भाग था, ये इंडिया बना रहे, इसी के लिए उन्होंने जो है ये भी प्रपोजल दिया था। क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी की छोटी सी लालसा के लिए अगर इतने बड़े चीज को रोका जा सके तो दे दो। वो उनमें से थे, वो देना जानते थे, वो लेना नहीं जानते थे। यही तो उनकी अच्छाई थी, इसलिए तो उनको महात्मा गांधी कहा गया, महात्मा ऐसे नहीं कहा गया। ठीक है, तो ये बात थी, ये आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने इसको आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस वाले नहीं माने, इसीलिए फाइनली जो है हमारे यहाँ क्या
टू नेशन थ्योरी पे काम हुआ, 2 देश बने, और जिन्ना जो है कि प्रथम गवर्नर बनना था पाकिस्तान का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। यहां पर रहेंगे ऐसे ही जानकारी, ऐसे इतिहास की रोचक जानकारी, क्लास की जानकारी, केवल ज्ञान और ज्ञान और ज्ञान यहां मिलेगा। तो इसीलिए आते रहिए, पढ़ते रहिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो जरूर से जरूर करते। इस साथ बाय बाय, टाटा, सी यू, लाइक करे बिना मत जाइएगा।